मुझे रोहित की अब बहुत चिंता होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। मैंने रोहित को आवाज़ लगानी शुरू कर दी और काफ़ी देर तक मैं रोहित को आवाज़ लगाता रहा, लेकिन रोहित मेरी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसके चलते मैं घबराने लगा था। मैं रोहित को ढूंढने के लिए आगे गया और जब मैं रोहित को आवाज़ देने लगा तो मुझे रोहित की आवाज़ सुनाई दी। रोहित की आवाज़ को सुनते ही मैं सीधा उसके पास पहुंचा और जब मैं उसके पास गया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रोहित के साथ कैसे हुआ। दरअसल रोहित पेड़ पर टंगा हुआ था और उसके पूरे शरीर में कांच घुसा हुआ था। मेरी आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गई थी और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि रोहित के साथ ये सब हो गया है। रोहित बहुत ही दर्द से करा रहा था। रोहित को दर्द से कराता देख मैंने उससे पूछा, भाई भाई ये क्या हुआ, तेरी ये हालत कैसे हुई? जिस पर उसने कहा, भाई उसी आदमी ने मेरे साथ ये सब किया है। जब तू बेहोश हो गया था तब वो आदमी एकदम से मेरे पास आया और उसके बाद उसने मेरे सर पर मारा और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है भाई, जल्दी से मुझे बचा ले, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। दोस्तों रोहित के कहते मैंने उससे कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे उठाता हूँ। और उसके बाद जैसे मैं उसे उतारने के लिए गया कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मेरे कंधे पर किसी का हाथ देखकर मैं सहम उठा और मुझे घबराहट होने लगी। फिर इसी के चलते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांसें एक पल के लिए मानो रुक सी गई थी। दरअसल ये वही आदमी था, लेकिन अब इसका चेहरा नॉर्मल नहीं था। अब यह आदमी बहुत ही ज़्यादा भयानक बन चुका था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद पड़ गई थी, उसके सर से खून निकल रहा था। उसका डरावना चेहरा देखकर मेरी एक जोरदार चीख निकल गई। मैं वहाँ पर चीखे चिल्लाए जा रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था जो हमें बचा ले। अभी मैं वहीं पर डरा सहमा खड़ा उसी आदमी को देख रहा था कि तभी मैं डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को ही वहाँ पर लेटा पाया और रोहित भी वहीं पर पेड़ पर लटका हुआ था। मैं उठकर खड़ा हुआ और उसके बाद जैसे मैंने रोहित की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब उसकी आंखें बंद हो गई थी। रोहित को मैंने उसी वक्त आवाज़ें लगाई, पर रोहित मेरी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसके चलते मैंने सोचा कि शायद इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे इसे पेड़ से उतारना होगा। और यही सब सोचने के बाद मैंने रोहित को पेड़ से नीचे उतारा और उसके बाद उसे ज़मीन पर लिटा दिया। मैं उसे जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि रोहित के पूरे शरीर से दारू की महक आ रही थी, लेकिन जो मैंने पहले रोहित के शरीर में कांच देखे थे अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। बस उसके शरीर में जख्म बने हुए थे और जब मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित नहीं उठा कि तभी मैं सीधा उसे उठाकर लेकर जाने लगा। और जैसे मैंने रोहित को उठाकर अपने कदम आगे बढ़ाए होंगे कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, दारू दिए बिना ही जा रहे हो, दारू देकर तो जाओ। जैसे मुझे ये आवाज़ सुनाई दी कि तभी मैं डर के मारे झट से पीछे मुड़ा और उसके बाद अपने चारों तरफ देखने लगा। अब मैं डर से कपकपा रहा था। तभी मैंने सोचा कि शायद इसे दारू चाहिए, अगर मैंने इसे दारू नहीं दी तो शायद ही मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने सीधा दारू की बोतल को निकाला और उसके बाद मैंने उसे वहीं पर रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने उससे बोला, ये लो मैंने आपके लिए दारू रख दी है। और फिर दारू रखने के बाद वो लेकर जाने लगा। जब मैं रोहित को लेकर जा रहा था तो मुझे पीछे से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रोहित को भी होश आ गया और उसके बाद उसने कहा, भाई हम कहाँ पर हैं? जिस पर मैंने उससे कहा, हम घर पर जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई है, अगर तू उस आदमी को दारू दे देता तो शायद तेरी ये हालत नहीं हुई होती। जब मैंने रोहित से ये कहा था तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन उसने कहा, भाई गांव वालों की बात सच हो गई, हम इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज हमने खुद देख लिया कि उस दुनिया में भूत पिशाच भी होते हैं जो हमारी सोच से परे हैं। अभी रोहित मुझसे यही सब बोल रहा था कि तभी मैंने उससे बोला, भाई अभी हम यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी तेरी हालत बहुत ख़राब है। और फिर इसी के चलते हम दोनों पहुँच गए अपने गाँव। जब हमारी हालत घर वालों ने देखी तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डर गए, जिसके बाद रोहित तो अस्पताल चला गया। और उसके बाद जब गांव वालों ने हमें बताया, उसे सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल दोस्तों उन्होंने बताया कि बहुत पहले एक आदमी दारू के नशे में पुल से नीचे गिर गया था और उसके बाद उसकी आत्मा लोगों को वहां पर दिखाई देने लगी, जिसके चलते लोगों ने रात में वहां पर जाना बंद कर दिया है। दोस्तों ये बात सुनने के बाद मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए।
तो उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात के वक्त पुल पर नहीं गया और मेरा जो दोस्त था वो भी ठीक हो गया। खैर दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। से करीब 4 साल पहले मेरे साथ घटी थी। साल 2017 में जब ये घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी। उस समय शायद मेरी किस्मत ही ख़राब चल रही थी। मुझे ना ही तो कोई अच्छी नौकरी मिल पा रही थी और ना ही कोई अच्छा सा काम। मगर एक दिन मैं अपने मामा के यहाँ पर गया हुआ था। मेरे मामा का लड़का सतीश, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, तो मैं उसी के यहाँ पर गया हुआ था। तब मैंने उसको अपनी तकलीफ़ बताई कि आखिर मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे साथ ट्रक ड्राइविंग में हाथ बटा सकोगे तो मैं तुम्हें एक मोटी रकम में अपने पास रखने को तैयार हूँ। मुझे भी और क्या चाहिए था। मैंने भी तुरंत हाँ कर ली, क्योंकि उस वक्त मेरी शादी की बातें भी चल रही थी। तो ऐसे में एक शादी में लगने वाला खर्चा भी क्योंकि थकान वाला इसमें मेरे लिए कोई काम ही नहीं था। दरअसल मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं मेरे मामा के लड़के यानी कि सतीश के साथ सिर्फ बातें करते हुए या फिर रात के सफ़र के दौरान उसके साथ बातें कर सकूं। हालांकि कभी कभी मुझे उसके साथ काम भी करना पड़ता, मगर लगभग कुछ दिन तक तो सब कुछ एकदम सामान्य चला। लेकिन एक दिन रात में मुझे सतीश का फ़ोन आया। मुझे पता है कि आज हमें अर्जेंट डिलीवरी करने के लिए जयपुर के लिए रवाना होना है। अब कैसा भी काम हो, सर्दी की उस रात में मुझे जाना ही पड़ता। तो मैंने उससे कहा कि बस अभी 5 मिनट में मैं घर से निकलता हूँ। फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधा सतीश के घर पहुँच गया। फिर हम दोनों ट्रक में बैठ गए। सफ़र तो काफ़ी लंबा होने ही वाला था, और उसके साथ साथ हमें पता चला कि आगे से सारे पेट्रोल पंप पर आज पेट्रोल भी नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि किसी न किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ज़रूर मिल जाएगा। फिर हम लोग यही सोचकर जयपुर के लिए रवाना हुए। हमारा सफ़र बहुत ही लंबा होने वाला था। हमारा सफ़र रात के लगभग 12 बजे से अब शुरू हुआ, जो कि रात के लगभग 4 बजे जाने के बाद ख़त्म होने वाला था। जयपुर में एक दुकान पड़ती है। हमें उसी दुकान पर कुछ अर्जेंट सामान की डिलीवरी करनी थी। तो हम लोग रवाना हुए। कुछ दूर आने के बाद अचानक से वही हुआ जिसका मुझे और सतीश को डर था। दरअसल अचानक से थोड़ी दूर आगे आने के बाद हमारे ट्रक बीच रास्ते में ही बंद पड़ गए। हम लोग वहीं पर बैठ गए ताकि हम आने जाने वाले किसी आदमी से ये पूछ लेंगे कि आखिर यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर पड़ता है। थोड़ी देर के बाद ही एक बाइक आई, तो हमने उसे रुकवाया और फिर उसने बताया कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप है। फिर उस आदमी ने हमें एक हैरान कर देने वाली बात कही। दरअसल उसने कहा, रात में इस जगह पर रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। आप इस हाईवे से बिल्कुल भी नीचे मत उतरना। फिर उसने बताया कि रात में यहाँ पर एक ऐसी आत्मा घूमती है जो कि लोगों का खून पीकर अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने का काम करती है। उस बाइक वाले की बातें बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक थी, मगर मुझे इन चीज़ों पर कहाँ विश्वास होने वाला था। मैं कहाँ एक 21 साल का युवा और वह बाइक वाला एक बूढ़ा आदमी। तो मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन सतीश भैया को शायद उसकी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही थी, क्योंकि सतीश भैया बचपन से ही ऐसी चीज़ों में काफ़ी विश्वास करने के साथ साथ ऐसी चीज़ों को काफ़ी मनोरंजक दृष्टि से टीवी पर देखा करते थे। शायद उन्हें उस आदमी की बातों पर यह विश्वास था, मगर मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर मैं और सतीश भैया ट्रक में से एक छोटा सा ड्रम निकालकर पेट्रोल भरवाने के लिए निकल पड़े। रात काफ़ी हो चुकी थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। सर्दी की उस रात में हमारे दांत आपस में टकरा रहे थे, मगर अब चाहे कितनी भी सर्दी हो, हमें निकलना तो था ही। हम लोग अपनी पैदल यात्रा करते हुए वहाँ से निकल गए। अब चारों ओर धुंध भी छा गई थी। मुझे इतना तो याद नहीं है कि उस समय क्या समय चल रहा था, लेकिन उस धुंध के माहौल में अचानक से हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे चारों ओर चक्कर काट रहा है। शायद सतीश भैया को भी यही महसूस हो रहा था कि ज़रूर उनके आसपास कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मुझे लगा कि शायद हवा चल रही होगी। मैं तो इतना सोचकर आगे की तरफ चल पड़ा, लेकिन सतीश भैया अपने बढ़ते हुए पाँव को
एकदम धीमे धीमे रखने लगे। मैं उनसे काफ़ी आगे आ चुका था। फिर सतीश भैया हाँफते हुए मेरे करीब आए। तभी मैंने देखा कि वह भाग भाग कर काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया क्योंकि वह अभी अभी मेरे पीछे ही चल रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कान में कहा, भाई ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने अभी भी यहाँ पर किसी सरकटी औरत को देखा है। उनके इतना बोलते ही मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, अरे भैया वह बाइक वाला एकदम झूठ बोल रहा था। ऐसी कोई भी चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह सिर्फ लोगों का एक अंधविश्वास होता है और आपको भी शायद ऐसा ही गलत वहम हुआ होगा। इतना बोलकर मैंने उन्हें थोड़ा शांत किया। तभी मैंने देखा कि अब उनका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो चुका था। उनका पूरा शरीर एकदम पसीने से भीग चुका था। इसका मतलब तो यही था कि ज़रूर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अब डर चुके हैं। तभी वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, लेकिन एक तरफ धुंध का इतना भयानक माहौल छाया हुआ था कि चारों ओर कुछ भी देख पाना ठीक से संभव नहीं था। और यहाँ तक मैं भी साफ साफ देख नहीं पा रहा था। धुंध के माहौल के साथ साथ चारों तरफ अंधेरा भी छाया हुआ था और इतना भयानक अंधेरा था कि हमारी टॉर्च की रोशनी भी धुंध में फेल होने लगी। अभी मैं भैया के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। और फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मानो मेरा शरीर एक पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ मुझे एक सरकटी हुई औरत नजर आ रही थी। वो एक हकीकत है या फिर कोई झूठ, अभी तक तो मैं जान नहीं पाया। मैं अपनी आंखों को मसलता हुआ उसकी तरफ देखने लगा, मगर वह मेरे पीछे खड़ी थी और मेरे साथ साथ सतीश भैया भी उसे देखने में सक्षम थे। तभी सतीश भैया ने कहा, इसकी तरफ मत देखो और चुपचाप से अपने रास्ते की तरफ ध्यान दो। अभी मैंने वही किया, मगर अब मेरा पूरा शरीर भी डर के मारे पूरा पसीने से भीग चुका था। उस ठंड के माहौल में भी मेरा पूरा बदन अब पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन मैं किसी तरह अपने आप को संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। हम लोग वहाँ से कुछ दूर आगे गए ही थे कि अचानक से हमने देखा कि वहाँ पर हमें थोड़ी रोशनी से कुछ नज़र आने लगी, मगर अब हम लोग ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अब एक बिजली सी रौन चुकी थी। क्योंकि अब हमने देखा कि हमारे पीछे एक नहीं बल्कि उसी प्रकार की कई सारी और भी भयानक सरकटी हुई औरतें पीछे पड़ चुकी थीं। सच में उस वक्त वह मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। मेरे सतीश भैया इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही अनुभवी थे, तो उन्होंने तुरंत ही अपने सामने की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया और मैं भी उनके पीछे पीछे अब भागने लगा। फिर सतीश भैया ने बताया कि अगर हम किसी भी तरह इस जगह से किसी रोशनी वाले स्थान पर पहुंच गए तो यह भयानक ताकतें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। अभी हम दोनों बिना सामने की तरफ देखे बस लगातार भागते ही जा रहे थे कि फिर अचानक से मेरे सतीश भैया एकदम से नीचे गिर पड़े। दरअसल वहाँ पर एक गड्ढा था। मैं भी उनके पीछे पीछे चलता हुआ अचानक से उस गड्ढे में गिर गया। गिरने की वजह से मेरे पूरे शरीर की हड्डियाँ एकदम से हिल गईं। जब हमने उस गड्ढे में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मैंने पाया कि वह गड्ढा मरे हुए जानवरों से भरा पड़ा था। यानी कि अब हम लोग वहाँ से रास्ता भटक चुके थे। एक तो ऊपर से हमारी टॉर्च भी अब खराब हो चुकी थी और अब हम लोग रास्ता भी भटक चुके थे। सच में वो वक्त हमारी ज़िंदगी में एक सबसे बुरा पल भी कह सकते हैं। लेकिन बाद में मेरे सतीश भैया ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और किसी तरह उस जगह से बाहर निकले। फिर उन्होंने मुझे किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकाला, लेकिन बार बार उन बुरी ताकतों का साया हमारे ऊपर इस कदर मंडरा रहा था मानो आज हमारी मौत बिल्कुल निश्चित है। लेकिन तभी मैंने एक गाड़ी की लाइट को अचानक से हाईवे के ऊपर से गुजरते हुए देखा। इसका मतलब साफ था कि यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर वह हाईवे है और मेरे सतीश भैया हम दोनों तेज गति से भागते हुए उस हाईवे की तरफ जाने लगे। जब हम हाईवे पर पहुँचे तो हम एक बार फिर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे, लेकिन हम ज़्यादा देर तक इस अनजान जगह पर रुक नहीं सकते थे। तभी हमने सामने की तरफ देखा तो हमने पाया कि हमें एक बहुत ही तेज़ रोशनी नज़र आ रही थी। हम लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा और उस तरफ चल पड़े। लेकिन जब मैं एक पल को पीछे के लिए पलटा तो मेरी दौड़ और भी ज़्यादा स्पीड में आ गई, क्योंकि मैंने देखा कि इस बार वह सभी भी हमारे पीछे भाग रहे थे।
फिर हम किसी तरह उस रोशनी वाली जगह पर जाने में कामयाब हो गए। दरअसल वह कुछ और नहीं बल्कि एक पेट्रोल पंप ही था। उस पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही जब उस आदमी ने हमें डरा हुआ देखा तो पहले तो वह हमें एक रूम में लेकर गया। वहां पर हमने उसे हमारे साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। फिर उस पेट्रोल पंप वाले ने जो हमें बताया तो उसे सुनकर तो मानो हमारे होश ही उड़ गए। दरअसल उसने बताया कि साल 1992 में यहाँ पर एक बस्ती थी, मगर अचानक से उस बस्ती में महामारी फैल गई। महामारी की वजह से सब लोग मौत के घाट उतरने लगे। फिर वह भयानक महामारी धीरे धीरे इतने बढ़ने लगी कि पूरा गांव एकदम से शमशान के रूप में तब्दील होने लगा। आसपास में पड़ने वाला शहर भी उन गांव वालों की मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान की बहुत ज़्यादा परवाह होने लगी। और शायद यही वजह रही कि उस बस्ती के लोग धीरे धीरे ख़त्म हो गए, मगर उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई, जिस वजह से उनकी आत्मा आज भी उस हाईवे पर दिख जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह है कि उनके जाल में जो कोई भी फंसता है तो उन सभी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। मगर आप लोग किस्मत वाले हो जो कि अपनी जान बचाने में एकदम सक्षम रहे। दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने पूरी रात वहीं बिताई और फिर दिन होने के बाद ही हम लोग वहाँ से बाहर निकले। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।